लिखते हैं तो व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द राइटिंग, राइटिंग का पर्पस क्या होता है। तो इसी बात को एक्सटेंड करते हुए one here is to negotiate and manage this. Negotiate mean आपस में अभी बातचीत का सिलसिला जारी है इन फॉर्म ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट। ओके, मिसाल के तौर पे एक नया पंजाब यूनिवर्सिटी ने कैंपस ओपन करना है, तो उस कैंपस को ओपन करने के लिए HEC के को लेटर लिखा जाता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी जो है इस सिटी में अपना एक कैंपस कॉन्स्टिट्यूट करना चाहती है, तो इसकी फॉर्मल अप्रूवल। तो इसी उस लेटर कैंपस ओपन करना है, उसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर करेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी उनको बताती है कि ये प्रोग्राम ऑफर लेटर में कितने स्टूडेंट्स को आप एडमिशन, तो ये एक चेंज चल रही है, तो इट्स कॉल्ड नेगोशिएशन। ओके, एक लेटर सेंड हो रहा है, फिर रिसीव हो रहा है, फिर वंस अगेन उसको कोई उसके हवाले से कोई बात पूछी जा रही है, तो इट्स नेगोशिएट। तो बिजनेस राइटिंग मे बी टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर इन सम केसेस we write something to provide information to the stakeholder. One we write to inquire a matter, we write to respond in a matter, we write to persuade or to convince someone, we write to negotiate, and there may be many common purposes in business writing. The next is the audience of writing. The audience of the written communication can be within or outside the organization. Within the organization बेटा क्या होगा, इस पे हमारी अच्छी बात हुई थी, जिसको हमने बोला इंटरनल कम्युनिकेशन। तो हमारी ऑडियंस है वो विदिन ऑर्गेनाइजेशन की हो सकती है, और हमारी ऑडियंस मीन जिसके लिए हम लेटर लिख रहे हैं, रिटर्न कम्युनिकेशन की पर्सन, और you can say is called audience. The audience of the written communication can be within or outside the organization. We must have full awareness about our audience while writing. देखें, जब आप कोई रिपोर्ट बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो मैं रिपोर्ट बना रहा हूँ ये बेसिकली किसने रीड करनी है। तो जिसने वो रिपोर्ट पढ़नी है, तो आपको उस पर्सन की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, स्पेसिफिकली उसका जो एजुकेशनल लेवल है वो आपको पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप उसमें बड़ी टफ किस्म की वोकेबलरी यूज़ करें, आप बिजनेस टर्म्स फर्ज करें आपने यूज़ कर लेते हैं, तो जिसने रिपोर्ट पढ़नी है उसको IT की टर्म्स आती नहीं है, तो उसके लिए आपकी रिपोर्ट इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। तो ये आपको इन व्यू रखना चाहिए कि हु इज आवर यू कैन से रिसीवर ऑफ द मैसेज। तो हमारा मैसेज का रिसीवर कौन है, हमें इस बात को मस्ट इन व्यू रखना चाहिए। वी मस्ट राइट अकॉर्डिंग टू आवर ऑडियंस कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारा जो ऑडियंस है, जो हमारा मैसेज का अल्टीमेट हमारी जो डेस्टिनेशन है हमारे मैसेज की, जिसने हमारे मैसेज को डीकोड करना है, व्हाट आर हिज कैपेबिलिटीज। ओके, उसमें क्या कैपेबिलिटीज हैं, उसका एजुकेशनल लेवल क्या है, वो किस डोमेन का है, वेदर वी हैव टू राइट इन जेनेरिक फॉर्म और वेदर वी हैव टू राइट इन इंडस्ट्री स्पेसिफिक फॉर्म। मिसाल के तौर पे अगर एक प्रोग्रामर एक रिपोर्ट सबमिट कर रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, तो वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक टर्म्स यूज कर सकता है। ओके, मिसाल के तौर पे GUI कैपिटल में लिख सकता है, तो GUI जब कैपिटल में लिखा जाएगा, IT के लोगों को मालूम है GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मगर GUI अगर आपने लिख दिया रिपोर्ट में और वो जो एब्रिविएशन है वो
कोई जनरल पब्लिक में जिसने आईटी नहीं पढ़ी हुई, वो जीयूआईस को समझने के लिए उसको तो डिक्शनरी ओपन करनी पड़ेगी या गूगल करना पड़ेगा कि जीयूआई स्टैंड्स फॉर। तो ऐसे केसेस में बेटा आपको ये चाहिए कि आप जो बिजनेस राइटिंग है, मिसाल के तौर पे बिजनेस लेटर्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, वो आपने जब लिखनी है, यू मस्ट टेक इन व्यू द कैपेबिलिटी ऑफ योर ऑडियंस। ओके, तो ऑडियंस को मस्ट आपने इन व्यू रखना है। ओके, while you are writing in the business. Why am I writing? हम क्यों लिख रहे हैं? It is important to keep the purpose in mind when you are writing for a certain audience. तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम क्यों लिख रहे हैं। मिसाल के तौर पे बाज़ औक़ात जब कोई ऑर्गेनाइजेशन, मिसाल के तौर पे ये विंटर का सीजन जब ख़त्म होने जाएगा तो विंटर क्लियरेंस सेल ऑफर करेंगे। तो जो मैसेज बनाएंगे उस मैसेज का जो पर्पस है वो बेसिकली ये जस्टिफाई करता है कि व्हाई वी आर राइटिंग, वी आर ऑफरिंग डिस्काउंट। तो हमें किसको हाईलाइट करना चाहिए? डिस्काउंट को। तो जो पर्पस है राइटिंग का, दैट मस्ट बी वेरी क्लियर। इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश ए पर्पस, द राइटर वुड आस्क हिम और herself द फॉलोइंग क्वेश्चन। पर्पस क्लियर करने के लिए राइटिंग का जो राइटर है उसको एक क्वेश्चन अपने आप से पूछना चाहिए, व्हाई एम आई राइटिंग। अगर ये एक लेटर है तो ये लेटर हम क्यों लिख रहे हैं? मिसाल के तौर पे आप ने कहीं पे कोई अप्लाई करते हैं तो आप कहते हैं अपने डिपार्टमेंट में कि हमें एक लेटर दे दें। तो उस लेटर का क्या पर्पस है? ओके, आपसे पूछा जाता है ये लेटर आपने किस पर्पस के लिए लेना है? आप कहते हैं कि मैंने वो अप्लाई करना है, तो वो कहते हैं कि आप अपने डिपार्टमेंट से लेटर लेके आए कि आप वहाँ पे स्टूडेंट हैं। तो इसका मतलब है कि उस लेटर में ये बात मस्ट लिखी होनी चाहिए कि यू आर स्टूडेंट ऑफ द डिपार्टमेंट। उसमें आपका सेमेस्टर, यू आर स्टूडेंट ऑफ 5th सेमेस्टर सेशन दिस एंड दिस। तो उसमें आप जो लेटर है दैट इज फॉर योर स्टूडेंटशिप। तो स्टूडेंटशिप का तज़किरा मस्ट होना चाहिए। तो इसी तरह बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो आपने मिसाल के तौर पे कोई परचेज ऑर्डर लिखना है, कोई चीज़ परचेज करने के लिए, तो आपने उस मिसाल के तौर पे आप लिख देते हैं कि किसी एचपी के डिस्ट्रीब्यूशन स्टोर को कि एचपी की यूएसबी प्रोवाइड कर दें। अब आप यूएसबी तो 100 किस्म की होती है, उसकी कैपेसिटी होती है, उसकी जनरेशन होती है, उसका डाटा रेट होता है। तो अगर आप एक कंप्लीट लिखेंगे ही नहीं तो फिर राइटिंग इफेक्टिव नहीं होगी। यू मस्ट फोकस, व्हाई आर यू राइटिंग? Once a writer is able to answer this question, it become easier to write. Okay, तो ये while you are writing you must address this question, why am I writing? Okay, बेटा इस हवाले से कोई क्वेश्चन है तो पूछें। नो सर। ओके, अभी हमने कहा कि ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूँ। इट्स टोटली डील द इफेक्टिव राइटिंग। इफेक्टिव राइटिंग मीन हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर राइटिंग, हम अपनी राइटिंग को कैसे बेहतर बना सकते हैं। उसमें हमने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट फोकस द पर्पस ऑफ राइटिंग। What is the purpose of writing? Why we are writing? Okay, the purpose may be to provide information. बाज़ हमसे कोई बिजनेस में, डेफिनेटली योर इंडस्ट्री इज आईटी इंडस्ट्री, यू आर इन अ सॉफ्टवेयर हाउस, तो बाज़ कस्टमर आपको रिक्वेस्ट करता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द सॉफ्टवेयर। तो बाज़ हम लिख रहे होते हैं ताकि हम जो हमसे इंफॉर्मेशन मांगी गई है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें।
बाद पर्पज ऑफ राइटिंग इज टू रिक्वेस्ट समवन टू प्रोवाइड एन इंफॉर्मेशन। तो हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। ओके, इसी तरह बाद हम लिखते हैं टू इंक्वायर समथिंग। बाद बिजनेस में लिखा जाता है कि इस प्रॉब्लम को इंक्वायर किया जाए। तो द पर्पज ऑफ राइटिंग में बी टू इंक्वायर द मैटर, द पर्पज ऑफ राइटिंग में बी टू रिस्पॉन्स इनटू द मैटर, द पर्पज ऑफ राइटिंग में बी टू परसुएड समवन, टू कन्विंस समवन। Okay, the purpose of writing may be negotiation, and there are many other purposes as well in our business writing. The second very important thing, that is who are our audience. हमारी audience कौन है? We must focus our audience. Specifically, we must focus the educational level of our audience. When you are writing something for your audience, you must take in view the education level of your audience, and industry specific terms must not be used when the audience is not capable to decode our business terms. Okay, जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि अगर आप GUI लिख देते हैं तो एक जनरल जो ह्यूमन है उसको GUI क्या है ये नहीं मालूम। ओके, मिसाल के तौर पे अगर आप लिख देते हैं रजिस्टर, तो आपको मालूम है कि IT के कॉन्टेक्स्ट में रजिस्टर इज वेरी फास्ट मेमोरी ऑफ द CPU, बट इन कॉमन सेंस रजिस्टर इज जस्ट लाइक अ नोटबुक। ओके, तो आपने जब आईटी जब मिसाल के तौर पे अगर एक प्रोग्रामर अपने प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है अबाउट द यू कैन से डेटा टाइप्स, देन दैट पर्सन may use the IT terms. However, if the software engineer is providing a general guideline to the operator of the software, then the software engineer must use the general terms. Okay, in the tutorial of the software, in the manual of the software, software engineer should not use the IT terms. Okay, that will create communication gap between audience and the sender of the message. You must focus the capability of your audience when you write something in the business. फर्दर हमने डिस्कस किया कि ऑडियंस हो सकती है इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन या हमारी ऑडियंस हो सकती है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। मिसाल के तौर पे जो मेमो होती है वो इंटरनल ऑफिस कम्युनिकेट करती है। ओके, ऑफिस मिसाल के तौर पे अगर कोई गेट टुगेदर करना चाहते हैं तो एक गेट टुगेदर जाहिर सी बात है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होगी। हमारे जो कोलीग्स हैं, हमारे जो पीयर्स हैं, हमारे जो फेलोज हैं वो मिलके करेंगे तो एक मैसेज उनमें जो है वो करवा दिया जाता है, सर्कुलेट करवा दिया जाता है। तो दैट इज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो व्हेन यू आर गोइंग टू respond a query of the customer or of your client, then that communication is outside the organization. So business writing in some cases is within the organization, and in some cases maybe outside the organization. In both situations, we must focus our audience. We must be fully aware about the general capital or experience of our audience. The third very important, you can say, approach in effective writing is to ask a question from yourself. That question is why you are writing. Okay, we must ask question by ourselves that why am I writing? हम क्यों लिख रहे हैं? What is the main purpose of the writing? Okay, जैसे बेटा देखिए एक गाड़ी है, उस गाड़ी का मेन पर्पस ट्रांसपोर्टेशन है कि उस पे हम ट्रेवल कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ द व्हीकल। The main purpose of the vehicle is not air conditioner. The main purpose of the vehicle is not a sound system. The main purpose of the vehicle is transportation. तो मगर जो एयर कंडीशनर है, साउंड सिस्टम है, वो इसकी वैल्यू एडिशन करते हैं।
while you are writing, you must focus the main purpose, and you must also address the, you can say, consideration, courtesy, concreteness. These seven C's must be applied, but the main purpose should not be omitted. Okay. So we must ask a question when we are writing. We must ask by ourselves that why am I writing? This question will address your too many, you can say, problems while you are in business. The next is writing process. Writing can be considered as a complex process which requires several steps. बेटा राइटिंग में मुख्तलिफ स्टेप्स शामिल हैं. these steps they are following. Actually यहाँ पे 4 लिखा गया है, but these are 5 primary steps in the writing process. The first step is pre-writing. The second step is composing and first drafting. Composing and first drafting. Third step in writing is continuing drafting, revising and editing. जो आप लिखते हैं उसको रिवाइज करें, उसको एडिट करें. The fourth stage is final drafting, and the last stage in writing is publishing. When you have written your letter, then the last stage is publish. Publish means to take print out of the letter. But for example, if you are writing email and the send button is to publish the message. Okay. For example, if you are writing comment, then after typing, send button is the publishing. Some of these steps take place on paper while others take place in one's mind. मिसाल के तौर पे जो प्री राइटिंग है ये किधर है, हमारे दिमाग में. जब हम लेटर पढ़ते हैं कोई, उस लेटर को पढ़ते पढ़ते हमारे दिमाग में एक मैसेज खुद से बिल्ड होना शुरू हो जाता है हमारे सबकॉन्शियस में. अच्छा, इसका रिप्लाई हमने ये लिखना है, ये जो सवाल है इसका रिप्लाई ये लिखना है. ओके, तो इट्स अ प्री राइटिंग स्टेज. तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि सम ऑफ दीज स्टेप्स टेक प्लेस ऑन पेपर. कुछ तो स्टेप्स पेपर पे हैं, while others टेक प्लेस इन one's माइंड. और कुछ जो है इनमें से जो है वो किसी के जो राइटर है उसके माइंड में होते हैं. तो बेटा आज के लिए इतना काफ़ी है. इंशाल्लाह ताला राइटिंग प्रोसेस हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे. ओके, तो इस हवाले से कोई क्वेश्चन तो आप पूछें. ये जो स्लाइड्स हैं बेटा मैं सीआर साहब को व्हाट्सएप कर देता हूँ, तो सीआर साहब आगे आपसे शेयर कर देंगे. जी बेटा कोई क्वेश्चन है तो पूछें. सबने अटेंडेंस लगा दी है वैसे? जी सर, अटेंडेंस लगा दी सर. जी बेटा मैं अभी ये जो स्लाइड्स हैं सीआर साहब को व्हाट्सएप कर रहा हूँ. सीआर साहब ये स्लाइड्स आपको प्रोवाइड कर देते हैं. बेटा ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, आप जाहिर सी बात है पेपर भी लिखते हैं तो ये आपको उसमें भी सपोर्ट करेंगे ये राइटिंग की चीज़ें. मिसाल के तौर पे अभी जैसे हमने बात की कि आपने अपना जो ऑडियंस है उसको आपने मद्देनज़र रखना है कि ये जो पेपर है ये कौन पढ़ेगा. तो आपको मालूम है आप जो पेपर लिखते हैं वो आपके टीचर चेक करते हैं. तो इसका मतलब ये है कि अब आप अगर अपने टीचर की गाइडेंस के मुताबिक नहीं लिखेंगे तो डेफिनेटली आपका पेपर जो है वो इफेक्टिव पेपर नहीं है. हाँ, अगर आपको जैसी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, मिसाल के तौर पे आपको कहा गया है कि आपने ये जो क्वेश्चंस हैं इनका आंसर की पीछे दी गई है, आंसर शीट एक दी गई है, उसमें बबल्स फिल करने हैं. फॉर एग्जाम्पल यू डिडंट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस और आप वहीं पे क्वेश्चन पेपर पे टिक लगा देते हैं, जी मैंने तो यहीं पे सॉल्व करना है, तो आपका टीचर आपको 0 मार्क्स अवार्ड करता है. आप कहते हैं सर मैंने तो रिप्लाई किया, वो कहते हैं आपने इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं की, आपने तो आपकी तो आंसर शीट खाली है, आपने तो किसी सवाल का जवाब नहीं दिया. तो बेटा व्हेन यू आर व्हेन यू राइट समथिंग
and there are some instructions for that job. You must follow the instructions. Okay, तो ये बेटा ये जो चीज़ें हैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं बिजनेस एंड टेक्निकल राइटिंग, तो आपको मालूम है आपकी जो इवेलुएशन है 75% वो आपकी राइटिंग पे होती है। इधर इवन के ये सेमेस्टर सिस्टम में 40 नंबर का पेपर लिख के करना है, 35 नंबर का पेपर लिख के करना है, 25 जो मार्क्स हैं उसमें भी असाइनमेंट्स लिखनी हैं, क्विजेज लिखने हैं। सिर्फ क्या रहती है आपकी ओरल पार्टिसिपेशन और यू कैन से योर अटेंडेंस मार्क्स। तो बेटा बहुत सारी देखें इवेलुएशन यहाँ पे भी आपकी राइटिंग की बेस पे हो रही है। तो आपने एक अच्छे ग्रेड्स के लिए, इसी तरह यू कैन से एक अच्छी एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए आपकी राइटिंग जो है वो बड़ी समझ लें कि एज पर स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए। जैसे 7 C's मैंने आपको पढ़ाई, आप एक क्वेश्चन लिखें, कंप्लीट लिखें, कॉन्क्रीट लिखें, ओके, कंसाइज लिखें, टू द पॉइंट बात मानी है, टू द पॉइंट लिखें, एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है, रेलिवेंट एक्सप्लेनेशन दें, ओके, टू वर्डी ना कर दें कि जो पर्पस है हमारी राइटिंग का वो पर्पस ही जो है दरमियान में से गायब हो जाए। तो ये चीज़ें अगर आप अपने जो पेपर्स हैं उन पे भी अप्लाई करते हैं तो आप देखिएगा आपको बहुत फ़ायदा होगा। विच यू ऑल द बेस्ट बेटा, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह ताला अब हमारा लेक्चर परसों है, तो परसों इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। इसकी स्लाइड मैं सेंड कर देता हूँ। अल्लाह हाफिज़ सर, थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।